My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Shindra ऑनलाइन क्लासेस पर education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर शिंद्रा ऑनलाइन क्लासेस पर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 12 मई 2024 को राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन का जो क्वेश्चन पेपर आया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए, उस क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, उसके आंसर्स को देख लिया है। इस वीडियो में, इस क्लास में सभी लोग क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो करेक्ट नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? और आपके ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 या 2014। प्रिय विद्यार्थियों, गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना या नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है दैट इज द डी ऑप्शन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, प्रश्न संख्या 52 प्रश्न है, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है पैन को, ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? विद्यार्थियों, जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है या सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, वे ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में सीधे जो है उत्सर्जित नहीं होते हैं। यहाँ आपके ऑप्शन है पैन को, ओजोन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। तो इसमें से जितने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो ओजोन है वो सीधे उत्सर्जित नहीं होता है बल्कि ए केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है? ओजोन है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है यूएनएफसीसीसी का अर्थ क्या है? दैट इज यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो अगर यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म हम देखेंगे दैट इज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54। क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? ऑप्शन है विविधता और समृद्धि की भावना, जीव जंतुओं के अध्ययन का क्षेत्र, जीव जंतुओं की प्रजातियों की अन्यता या जीवन के रूपों में विविधता। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बायोडाइवर्सिटी से अभिप्राय होता है विविधता और समृद्धि से। तो बायोडाइवर्सिटी का अभिप्राय है विविधता और समृद्धि की भावना से। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है संरक्षण क्षेत्र का संकेत है। आपके ऑप्शंस जो है ए जल स्रोतों के प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र, बी वन्य जीव और जीवन दायनी क्षेत्रों के संरक्षण क्षेत्र, सी प्राकृतिक आपत्तियों से बचाव क्षेत्र और डी है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त क्षेत्र। तो जो संरक्षण क्षेत्र होता है उससे अभिप्राय होता है वन्य जीव और जीवन दायनी क्षेत्रों का संरक्षण करने से। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 56, क्वेश्चन नंबर 56। प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय होता है। प्राकृतिक आपदाओं में कौन सा वायुमंडलीय आपदा है? आपके विकल्प हैं ए भूकंप का आना, भूकंप, बी बाढ़ का आना, सी ज्वालामुखी या डी बारिश। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अगर हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप क्या है? एक स्थलीय आपदा होती है। बाढ़ की बात करेंगे तो यह एक जलीय आपदा होती है। ज्वालामुखी की बात करेंगे तो यह भी एक स्थलीय आपदा होती है। लेकिन जो रेन है या बारिश है, रेन या बारिश जो है इसमें आंधी होती है, गरज होते हैं, बिजली गिरती है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाओं में जो वायुमंडलीय आपदा है उसका जो राइट आंसर दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज बारिश।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57। प्रश्न है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है कोयला को, प्राकृतिक गैस को, हवा और ऊर्जा को या पेट्रोलियम को। तो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि बार बार बनते रहते हैं, जिनका नवीनीकरण होता रहता है। तो यहाँ देखिए कोयला है, ये खत्म हो जाएगा यूज करने के बाद, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन एयर है जो हवा और ऊर्जा जो है यह जो है खत्म नहीं होती, इसका रिन्यूअल होता रहता है। इसलिए एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम हवा और ऊर्जा को मान सकते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिनरल का उपयोग होता है। जो इस्पात होता है जिसको हम अंग्रेजी में स्टील कहते हैं, इसके उत्पादन में किस मिनरल का प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग होता है, तांबा का प्रयोग होता है, लोहा का प्रयोग होता है या जिंक का प्रयोग। 58 क्वेश्चन नंबर है कि इस्पात के उत्पादन में क्या मिलाया जाता है, कौन सा मिनरल मिलाया जाता है? तो इस्पात का अभिप्राय होता है स्टील से, और स्टील जो बनता है वह लोहा और लोहे में कार्बन को मिलाने से बनता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो स्टील या इस्पात बनाया जाता है लोहे में कार्बन और अन्य जो है पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो कच्चा माल होता है लोहा होता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। प्रश्न है, पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है इन द प्लांट्स? ऑप्शन हवा, सूर्य का प्रकाश, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो सूर्य का प्रकाश है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आप जानते हैं कि पानी, हवा ये सब मिल करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं, और उसी के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोयला, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? दैट इज यूरेनियम। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, क्वेश्चन नंबर 61। प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया है। ये जितने ऑप्शन दिए गए, जितने भी खाद्य संसाधन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा खाद्य संसाधन है जो दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया जाता है? केला का प्रयोग होता है, आम का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है या गेहूं का प्रयोग होता है? विद्यार्थी, जो गेहूं है यह जो है खाद्य संसाधन या गेहूं जो है दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न का 62, 62 क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसको ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, और जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सब कुछ आते हैं। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, CO2 का बढ़ना, नियमित जलवायु परिवर्तन या वायु प्रदूषण, जिसमें जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है दैट विल बी द ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, क्वेश्चन नंबर 63। प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक माना जाता है प्रदूषित पानी के स्रोतों का विकास, अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्रों का विकास, वायुमंडलीय प्रदूषण या वन जीवों को नष्ट होने के कारण। तो यहाँ देखिए साउंड पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए, जो ध्वनि प्रदूषण वह अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्रों का विकास होना इसका एक प्रमुख कारक होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, प्रश्न 64। प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि बनी होती है अकार्बनिक यौगिक से, पॉलीमर से, प्रोटीन से या कार्बनिक यौगिक से। डियर स्टूडेंट्स, जो पॉलीथीन है इसको आप ब्रेक करेंगे तो पॉली प्लस इथीन होता है, अर्थात ये क्या है, किससे बना होता है? पॉलीमर से बना होता है, और इसीलिए जो है इनको नष्ट आसानी से नहीं किया जा सकता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसको हम जब जलाएंगे तो भी वायु प्रदूषण होता है, इसको मिट्टी में डालते हैं तो जो है मृदा प्रदूषण होता है, इसलिए इन थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्या 65, क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो
वायु प्रदूषक गैस जो कि जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, कौन सा है? फॉसिल फ्यूल्स में आपके डीजल है, पेट्रोल है, तेल, कोयले, ये सब कुछ आते हैं। तो तेल, डीजल या कोयले सबको जलाने से ये क्या है? सल्फर युक्त होते हैं। उनको जलाने से क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें सल्फर होता है और सल्फर युक्त होते हैं, उनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क अस्तरित होती है, किससे बनी होती है, किससे अस्तरित होती है, ये प्रश्न है। और आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन सात चांदी, स्वर्ण, तांबा या पैलेडियम। जो पैलेडियम है इट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि पैलेडियम की सिरेमिक डिस्क का ही प्रयोग होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, क्वेश्चन नंबर 67। प्रश्न है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड व बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और निकोटीन, निकोटीन व बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है और बेंजीन होता है। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दूसरा निकोटीन होता है। सो यहाँ डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, ये सारी चीजें जो है सिगरेट के धुएं में होती हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 68, क्वेश्चन नंबर 68। प्रश्न है विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शंस है नागोया प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल या सिंगापुर प्रोटोकॉल। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण से जो प्रोटोकॉल संबंधित है उसका नाम है नागोया प्रोटोकॉल। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्न 69 प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी कौन सा गैस होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे अल्पजीवी गैस होता है उसके लिए ऑप्शन दिया CF, PSS, CO2, मीथेन या NO2। तो जो CO2 होता है दैट इज जो मीथेन होता है उसको CH4 भी कहते हैं। तो CH4 या मीथेन जो है वो सबसे अल्पजीवी होता है। सो ये सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारों में जो है हमेशा क्या होता है? फ्यूजन हो रहा होता है, एटॉमिक फ्यूजन हो रहा होता है। तो ऑप्शन आपका दिया परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, परमाणु का वियोजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तारे हैं या स्टार्स हैं या सन है, इन सभी में क्या हो रहा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के परमाणु जो है आपस में मिलते हैं और 2 हीलियम के परमाणु बनाते हैं, साथ साथ ढेर सारा ऊर्जा रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी परमाणु संलयन, या जिसको हम कहते हैं तारों की ऊर्जा को खूबसूरत क्या है? परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन या एटॉमिक फ्यूजन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70 और प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत गारंटित या प्रत्याभूत है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंदर गारंटित है? वो है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 6 से 14 उम्र के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रश्न संख्या 72। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है? करुणा, प्रतिस्पर्धा, धार्मिकता या श्रमशीलता। तो जो मूलभूत मानवीय मूल्य है उसके अंतर्गत आध्यात्मिक मूल्य आता है या धार्मिकता आती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न है निःशक्त व्यक्तियों की अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र समय कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था डियर स्टूडेंट्स? 13 दिसंबर 2006 को लागू हुआ था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत मानवाधिकारों के साथ संबंधित नहीं है? तो वो है अनुच्छेद 50, क्योंकि अनुच्छेद 50 जो है वो संबंधित है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से। बाकी जितना अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43 जो है ये सभी मानवाधिकारों से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी एलिनर रूजवेल्ट जो थी वही जो है इसकी मुख्य जो है प्रेरक थी।